हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम इस चैप्टर को वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे इस वीडियो को नेक्स्ट पेज से। तो चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दिखा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी विजिबल इंस्ट्रक्शंस इन और डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो एक विजिबल इंस्ट्रक्शंस है एक डेमोक्रेसी में। दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। तो आइए हम यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग को समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पॉलिटिकल पावर इन गवर्नमेंट, एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ लोग आएंगे और यहाँ पे आके वो लोग एक साथ मिलकर के इलेक्शन को लड़ेंगे और पॉलिटिकल पावर को होल्ड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कि कई लोग आए और इलेक्शन को कंटेस्ट किए, उसमें से कोई एक जीता और वो यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल पार्टीज यानी पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करेगा। उसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो यहाँ पे पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है। Parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. जो पार्टी है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न करते हैं। मतलब कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। जो पार्टी हैं वो सोसाइटी के पार्ट होते हैं जिनके अंदर पार्टीशनशिप आता है। अब अगला आता है कि आपका कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी किन चीज़ों से बनी है। तो पहला आपका है लीडर्स, दूसरा आपका है एक्टिव मेंबर्स और तीसरा आपका है फॉलोअर्स। मतलब इन्हीं तीन चीज़ों से आपका यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बनी है। तो इस पेज पर हमने क्या देखा है, पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक साथ आता है, इलेक्शन को लड़ता है और पॉलिटिकल पावर को होल्ड करता है। इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जो पार्टी हैं वो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन करती हैं। और फिर हमने देखा कि पार्टी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहला आपका है द लीडर, द एक्टिव मेंबर और द फॉलोअर्स। अब अगला बात करें तो यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन पूछा हुआ है, मतलब कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में पहला फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन है कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टी क्या करती हैं, इलेक्शन को लड़ती हैं। मतलब कि पार्टी आती हैं और इलेक्शन को लड़ती हैं। दूसरा फंक्शन है कि पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अलग अलग पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम को लॉन्च करती है। पॉलिटिकल पार्टी लॉ को बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को रन करती है। पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का भी रोल प्ले करती है। कैसे अपोजिशन, अपोजिशन मतलब कि यहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टी आके इलेक्शन को लड़ी और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जीत गई और जो बची हुई पार्टीज हैं वो क्या करेंगे, अपोजिशन का काम करेंगे। ये पब्लिक ओपिनियन को भी सेव करते हैं पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट मशीनरीज और वेलफेयर स्कीम को भी एक्सेस करती हैं। फंक्शन में क्या देखा, फंक्शन में यही देखा है कि पार्टी जाती है, कंटेस्ट इलेक्शन करती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम को बनाती है, लॉ को बनाती है, गवर्नमेंट को रन करती है और अपोजिशन का रोल प्ले करती है, पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करती है और गवर्नमेंट मशीनरीज और वेलफेयर स्कीम को भी यहाँ पे क्या करती है, चलाती है। फंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
क्वेश्चन क्या है कि एनालाइज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि हमें नीड क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज का। अगला टॉपिक आपका यही है। तो आइए इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं और यहीं पे इसका आंसर देते हैं। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज का नीड क्यों है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज का नीड इसलिए है ताकि हमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और दूसरा आपका है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नो यूनिफॉर्म डिसीजन, नो मेजर डिसीजन, मतलब कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो उसके बिना कोई भी यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, कोई भी एक मेजर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो अकाउंटेबिलिटी है ना, मतलब कि ये एकदम कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही निर्भर हो जाएगा, मतलब कि उस एरिए पे ही निर्भर हो जाएगा। और वही पॉलिटिकल पार्टी रहती तो वो यहाँ पे संभाल लेती। नो वन रिस्पॉन्सिबल टू रन द कंट्री, कोई भी कंट्री को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेंगी तो कंट्री को रन करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। दूसरा रीजन आपका है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कई सारे रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ लाती है। किस लिए लाती है? ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी जस्टिस और अपोज देम। समझ में आया पॉलिटिकल पार्टीज का नीड क्यों है। तो पहला नीड आपका ये है कि यूनिफॉर्म डिसीजन कोई नहीं ले पाएंगे अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। दूसरा यूज यही है कि कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। तीसरा नीड यही है कि अकाउंटेबिलिटी जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रह जाएगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। चौथा आपका ये है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंट्री को रन करने के लिए जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी। पांचवा रीज़न आपका यहाँ पे है कि पॉलिटिकल पार्टी कई सारे रिप्रेजेंटेटिव को लाती है। पांचवा रीज़न आपका है कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के फॉर्म करने के लिए ये सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को और पॉलिसीज़ बनाती है। ये था आपका यहाँ पे फंक्शन। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, मतलब कि कितने पार्टीज हमारे पास हैं। तो पहला आपका क्या है, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कि 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। हैंडफुल इफेक्टिव इन रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, किस लिए रजिस्टर है? ताकि वो इस रेस में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट को बना सके। पार्टी सिस्टम की बात करें तो पार्टी सिस्टम में आपका है 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। ये क्या है? अलग अलग पार्टी सिस्टम है। तो आइए यहाँ पे हम इस पेज को समझते हैं फिर से। 750 से भी ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी जब हमारे इलेक्शन कमीशन में है, और जो अब आइए इन तीनों को समझते हैं। 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है? 1 पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पार्टी पूरे कंट्री को रूल कर रही होती है, मतलब कि सिर्फ सिंगल पार्टी ही रहेगी पूरे कंट्री पे, कोई और दूसरा पार्टी इसमें नहीं रहेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना। और एक बात याद रखिएगा, जो 1 पार्टी सिस्टम होता है ना, इसमें यहाँ पे आपका डेमोक्रेसी नहीं होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए मिनिमम 2 पार्टी होना चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकती है। मतलब कि चाइना क्या है आपका यहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं है, चाइना क्या है आपका डेमोक्रेटिक नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इस 1 पार्टी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है पूरे कंट्री पर रूल करने के लिए। अब बात करते हैं 2 पार्टी सिस्टम की। तो 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा पार्टी सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 गवर्नमेंट होगा और उन्हीं के बीच पावर एक्सचेंज होगा, मतलब कि और कोई तीसरा नहीं आ सकता है उसमें, इन्हीं के बीच पावर एक्सचेंज होगा। ये आपका क्या होता है यहाँ पे डेमोक्रेटिक होता है, क्योंकि मिनिमम 2 चाहिए होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तीसरा बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा पार्टी सिस्टम है इसका पहले एग्जांपल आपको देते हैं। 2 पार्टी सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा आपका रसिया,
अब बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम, तो मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा पार्टी सिस्टम है जिसमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टी एक देश में रहते हैं, एक साथ रहते हैं और इलेक्शन को लड़ते हैं, और जो आपका यहाँ पे इलेक्शन को जीतता है और जो बाकी सब पार्टी जो बच जाते हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है ना बहुत ही बढ़िया तरीका है कि डिसीजन मेकिंग को लिया जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है और वो अपने पावर का रॉन्ग यूज़ कर रही है, तो जो अपोजिशन वाले होते हैं वो इसको क्या करते हैं, दबाने लगते हैं और यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं। ये था आपका यहाँ पे पार्टी सिस्टम, वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी। एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम का हो जाएगा यहाँ पे चाइना, टू पार्टी सिस्टम का हो जाएगा रसिया, मल्टी पार्टी सिस्टम का हो जाएगा इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। कौन सा पार्टीज? नेशनल और स्टेट पार्टीज। एवरी पार्ट इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। मतलब कि कोई भी पार्टी हमारे देश में है ना, उसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। Offers some special facility to the large and established parties. Unique symbol, only the official candidate to that party can use that election symbol. जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ स्पेशल फीचर देता है, जैसे कि उनका एक ऑफिशियल सिंबल हो गया, उस ऑफिशियल इलेक्शन सिंबल को देता है जो कि कोई और दूसरा आदमी उसको यूज़ नहीं कर सकता है। ये हम कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। और क्या बात करें यहाँ पे, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 एंड विन एटलीस्ट 4 सीट एट लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अगर कोई भी पार्टी लोकसभा में 6% टोटल वोट जीत जाता है और 4 सीट जो है ना सिक्योर करता है लोकसभा में, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे पार्टी बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगली बात आती है नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़ का। किसकी बात आती है भाई? अब नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़ का बात आ रहा है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं अभी के लिए? तो अभी के लिए हम बात करने जा रहे हैं नेशनल पार्टीज़। तो आइए नेशनल पार्टीज में पहली पार्टी को स्टार्ट करते हैं। तो पहली पार्टी आपकी है बीजेपी। बीजेपी कब फाउंड हुई थी? बीजेपी आपका 1980 में फाउंड हुई थी। इसका आइडियोलॉजी क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसका आइडियोलॉजी क्या था। तो बीजेपी कब फाउंड हुई थी? 1980 में फाउंड हुई थी। इसके पीछे का आइडियोलॉजी था कि इंडियाज़ एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़, हिंदुत्व, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एंड अंत्योदय। मतलब कि इसका आइडियोलॉजी था बीजेपी का कि इंडिया के एंशिएंट कल्चर को यहाँ पे ज़िंदा रखें, इंडिया के एंशिएंट कल्चर के साथ साथ यहाँ पे जो मॉडर्न कल्चर है उसको मिला दे, और जो हिंदुत्व है मतलब कि हिंदू जो रिलीजन है और ह्यूमैनिज्म के प्रति क्या रहे यहाँ पे सबको ह्यूमैनिज्म को दिखाए। ये क्या है? आइडियोलॉजी है। तो क्या क्या आइडियोलॉजी है कि इंडिया के एंशिएंट कल्चर के मदद से मॉडर्न इंडिया में भी चेंजेस लाए, हिंदुत्व, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय को भी लाया है। इसके लीडर की बात करें तो जब 1980s में बीजेपी बनी थी तो इसके लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। प्रेजेंस कहाँ पे, मतलब कि कहाँ कहाँ पे आपकी पार्टी यहाँ पे है? ये 1998 तक पावर में रही। एनडीए इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 303 मेंबर्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन करेंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। इसका प्रेजेंस बात करें तो 1998 तक पावर में रही, फिर से पार्टी क्या हो गई? गायब हो गई। मतलब कि 1980 में फॉर्म हुई, 1998 तक पावर में रही, फिर से पार्टी गायब हो गई। फिर डायरेक्ट पार्टी 2019 में आई
एनडीए बनकर मतलब कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बन के आई और वो अभी तक रूल कर रही है हमारे इंडिया पे। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। बीजेपी में हमने क्या देखा, बीजेपी फाउंड हुई थी 1980 में। इसका आइडियोलॉजी है यहाँ पे एंशियंट कल्चर की मदद से मॉडर्न इंडिया को बनाना, और क्या है आपका हिंदुत्व, ह्यूमैनिज्म, और यहाँ पे अंत्योदय के बारे में बात करती है। लीडर की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। यहाँ पे अब बात करें प्रेजेंस की तो ये 1998 तक पावर में रहे, फिर जाके ये 2019 में बन गई एनडीए और अभी तक ये रूल कर रही है। बात करें आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में फॉर्म हुआ था। इसका आइडियोलॉजी क्या है, सेंट्रिस्ट पार्टी, सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ स्पीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। ये क्या है, सेंट्रिस्ट पार्टी है, वेलफेयर ऑफ स्पीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। ये सेंट्रिस्ट पार्टी मतलब कि ना ही मेजॉरिटी को सपोर्ट करती है ना ही माइनॉरिटी को सपोर्ट करती है, एकदम सेंट्रल में रहती है। और ये वीकर सेक्शन के वेलफेयर के बारे में, माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के बारे में बात करती है। कौन, आपका आईएनसी। बात करें लीडर्स की तो इसके लीडर्स है जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के। इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, क्या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म 2004 to 2019 इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन 252 सीट्स। मतलब कि जो आपका आईएनसी है ना, वो यूपीए बनाया है, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस। क्या बनाया है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि 2004 से 2019 तक रूल किया है। और उसके बाद जो 2019 का इलेक्शन था उसमें वो सबसे कम सीट वन किया है। बात कर रिपीट करते हैं हम आईएनसी को, तो आईएनसी क्या है, आईएनसी यहाँ पे 1885 में फॉर्म हुआ था। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, सेक्युलरिज्म और वेलफेयर के बारे में बात करती है विकट सेक्टर के लिए। इसका लीडर है जवाहरलाल नेहरू। इसका प्रेजेंस है यूपीए के फॉर्म में आई थी 2004 से 2019 तक। बात करें बीएसपी, तो बीएसपी यहाँ पे 1884 में फॉर्म हुआ था। बीएसपी का फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी। ये 1884 में फॉर्म हुआ था। इसका आइडियोलॉजी है सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज, इंस्पिरेशन साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामस्वामी नायकर एंड BR अम्बेडकर। इसका आइडियोलॉजी यही है कि जो बहुजन समाज है, मतलब कि जो वीकर समाज है, वीकर सेक्शन है, जैसे SC ST OBC, इन तीनों के क्या करें यहाँ पे, इनके पावर को सिक्योर करे और यहाँ पे इंस्पिरेशन ले बाबा साहू महाराज से, महात्मा फुले से, पेरियार रामस्वामी जी से, और यहाँ पे आपका है BR अम्बेडकर से। इन सबसे कह रहे हैं इंस्पिरेशन लेके इनके पावर को सिक्योर करें। इसके लीडर कौन रहे, लीडर रहे यहाँ पे काशी राम। लोकसभा इलेक्शन में जो 2019 में हुआ था उसमें ये सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें ही विन कर पाई। उम्मीद करता हूँ बीएसपी क्लियर होगा कि बीएसपी यहाँ पे 1864 में फॉर्म हुई थी। इसका आइडियोलॉजी है कि आपका जो यहाँ पे पावर को सिक्योर करे वीकर सेक्शन के लिए, और इंस्पिरेशन ले कहाँ से, साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामस्वामी और BR अम्बेडकर से। इसका लीडर है काशीराम, और ये 2019 लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें ही विन करती हैं। बात करते हैं CPIM, मतलब कि सेंट्रिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। क्या है आपका CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। क्या है आपका इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट। यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा आपको। आइए, तो कब फाउंड हुई थी, ये फाउंड हुई थी 1964 में। CPIM आपका 1964 में फाउंड हुई थी। इसका आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इसका आइडियोलॉजी यही है कि मार्क्सिज्म पे चलेगी, लेनिनिज्म पे चलेगी, सोशलिज्म पे चलेगी, सेक्युलरिज्म पे चलेगी। मतलब कि मार्क्सिज्म यानी आपको याद होगा मार्क्सिस्ट के बारे में, कार्ल मार्क्स थे ना, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलेगी ये कौन पार्टी, CPIM। दूसरा आपका लेनिनिज्म, जो व्लादिमीर जो यहाँ पे लेनिन है ना, यहाँ पे रसिया में आपका, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलेगी, ये है आपका यहाँ पे लेनिनिज्म। सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म मतलब कि सोसाइटी के बारे में ही देखेगी, सोसाइटी के भले के बारे में देखेगी। सेक्युलरिज्म का मतलब कि
किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, किसी भी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेगी, सबको इक्वल दर्जा देगी। इसको बोलते हैं हम सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेसी अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। और किसको किसको अपोज करती है? ये अपोज करती है डेमोक्रेसी को और इंपीरियलिज्म को। कौन कौन? डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया, इंपीरियल गवर्नमेंट हो गया, इन दोनों के यहाँ पे अपोज करती है CPIM। बात करें इसका प्रेजेंस का तो ये वेस्ट बंगाल में बिना किसी ब्रेक के 34 साल तक रही है। और लोकसभा जो 2019 में इलेक्शन हुआ था उसमें ये 3 सीटें विन की हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं NPP मतलब कि नेशनल पीपल्स पार्टी। उसके पहले हम CPIM को रिवाइज करते हैं। तो CPIM यहाँ पे 1964 में फाउंड हुआ था। इसका आइडिया था यहाँ पे लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म और यहाँ पे क्या है आपका सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म। और इसे अपोज करता था किसको? डेमोक्रेसी को और इंपीरियलिज्म को और कम्युनलिज्म को। हम बात करें अब किसके बारे में? NPP मतलब कि नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 फॉर्म हुई थी। नेशनल पीपल पार्टी 2013 में फॉर्म हुई थी। इसका आइडियोलॉजी था एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका यही आइडियोलॉजी था कि एजुकेशन को प्रमोट करें, एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे सबके पास लाएं और सभी सेक्शन को यहाँ पे एम्पावर करें, यहाँ पे सभी को यहाँ पे जागरूक करें। इसके लीडर कौन है? PS संगम है इसका लीडर। और ये कब फॉर्म हुई थी? इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर रहा है? इसका गवर्नमेंट मेघालय में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा रहा है। ये लोकसभा जो 2019 में इलेक्शन हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट सिक्योर कर पाई है। तो NPP को आइए रिपीट करते हैं। 2013 में फॉर्म हुई थी। आइडियोलॉजी यही है कि एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगी, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ पे एम्पावर करेगी। PS संगम यहाँ पे क्या है? लीडर हैं। और ये कब फॉर्म हुई थी? यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा रही है, मेघालय में। और यहाँ पे 2019 लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक सीट ही सिक्योर कर पाई है। बात करें लास्ट पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी है। ये 2012 में फॉर्म हुई थी। इसका आइडियोलॉजी क्या क्या है? इसका आइडियोलॉजी है अकाउंटेबिलिटी, क्लीन गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस। मतलब कि साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि लोग पूछ सकते हैं कि तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है, कॉमन लोग पूछ सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। और गुड गवर्नेंस और बढ़िया से गवर्नेंस करें। इसका यहाँ पे लीडर कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। यहाँ पे प्रेजेंस की बात करें तो जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब में, दिल्ली में रही है बहुत ज़्यादा। और जो 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट ही सिक्योर कर पाई है, सिर्फ एक सीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको नेशनल पार्टी क्लियर होगा। अब चलते हैं हम कहाँ पे? अब चलते यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का। अब चलते हैं हम यहाँ पे स्टेट पार्टीज पे। किस पे चलते हैं हम? स्टेट पार्टीज पे चलते हैं। तो स्टेट पार्टीज क्या होते हैं? स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको 6% ऑफ टोटल वोट सिक्योर करना पड़ता है इलेक्शन, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में एटलीस्ट 2 सीट विन करना पड़ता है। मतलब कि स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको 6% वोट आपको लोकसभा इलेक्शन में करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में 2 सीट रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। सिंपली यहाँ पे समझिए, स्टेट पार्टीज बनने के लिए आपको लोकसभा इलेक्शन में कितना परसेंट है? यहाँ पे 6% ऑफ सीट, 6% विन करना पड़ता है। और वही दूसरा आपका यहाँ पे है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको कितना सीटें करना पड़ता है? एटलीस्ट 2 सीट करना पड़ता है स्टेट इलेक्शन कमीशन में। यही क्या आपका स्टेट पार्टी बनने का क्राइटेरिया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब चलते हैं हम आगे। जो स्टेट पार्टी है ना उनको हम कॉमनली रीजनल पार्टीज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज कह देते हैं। सम ऑफ द पार्टीज आर ऑल इंडियन पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। कुछ स्टेट पार्टी ऐसी हैं
जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट में ही सक्सेस हो पाई हैं। आगे बात करते हैं हम अगर तो पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल have national level political organization with units in several states। जो पार्टीज हो गई जैसे कि समाजवादी पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल हो गई, यहाँ पे समता पार्टी हो गई, इनके पास ऐसा लेवल है कि ये आपका यहाँ पे नेशनल पार्टीज बन सकती हैं, लेकिन अभी बनी नहीं है। सम ऑफ दिस पार्टीज जैसे कि बीजू जनता दल हो गया, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, मिजो नेशनल फ्रंट होगा, आर कॉन्शियस अबाउट द स्टेट आइडेंटिटी। ये सब क्या हैं, आपके अपने स्टेट आइडेंटिटी के बारे में कॉन्शियस हैं। बात करें चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, तो पहला चैलेंज यहाँ पे है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा चैलेंज यहाँ पे है डायनेस्टिक सक्सेस, तीसरा चैलेंज यहाँ पे है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, और लास्ट चैलेंज यहाँ पे है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं करते हैं लोग। जैसे कि लोग यहाँ पे आपका मेंबरशिप रजिस्टर नहीं बनाते हैं, लोग यहाँ पे अपना यहाँ पे रोज़ यहाँ पे जो डेली मीटिंग्स होता है ना, मीटिंग्स को नहीं कंडक्ट करते हैं, मेंबरशिप रजिस्टर को नहीं बनाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी। मतलब कि इंटरनल डेमोक्रेसी को लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो कॉमन पीपल है ना, उसको पार्टीज के टॉप में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसी को बोलते हैं क्या, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होना। और आप जानते हैं कि जो टॉप पार्टी लीडर है वो कौन है, टॉप पार्टी लीडर यहाँ पे आपका है लीडर्स। अब दूसरी रीज़न की बात करें तो वो है आपका यहाँ पर डायनेस्टिक सक्सेशन। क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, कि जो आपका लीडर है ना, उसी का बेटा ही दूसरा लीडर बनेगा, मतलब कि उसी का जो बेटा है दूसरा लीडर बनेगा, और उसका जो रिलेटिव है ना वो अगला लीडर बनेंगे। इसी को हम बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। मतलब कि जो पावर है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली में घूम रहा है, इसी को हम बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। और इसके वजह से बहुत सारा ड्रॉबैक आया कि हमारे डेमोक्रेसी का पावर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इससे डेमोक्रेसी का बदनामी होता है और इसे जल्दी से जल्दी कम करना चाहिए। और इस डेमोक्रेटिक सक्सेशन की वजह से हमारा जो कॉमन पीपल है, डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से जो कॉमन पीपल है वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी में ऊपर नहीं आ पाता है। अगला बात करें तो ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर मतलब कि अब पैसे और मसल पावर का रोल बढ़ गया है। मतलब कि अब जब पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो अब लॉन्ग मेथड की तरफ नहीं, मतलब कि एकदम अपना मेहनत करेंगे, काम करेंगे, फिर जाके अपना नाम बढ़ाएंगे, ये लॉन्ग मेथड की तरफ नहीं, वो अब शॉर्टकट ढूंढ लिए। क्या ढूंढ लिए मेरे भाई, शॉर्टकट ढूंढ लिए। मतलब कि अब पॉलिटिकल पार्टीज जो कैंडिडेट है ना वो उन्हीं लोग को बनाएगी जो कि यहाँ पे क्या करे, जिनके यहाँ पे ज़्यादा पैसा होगा, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिनके पास ज़्यादा मनी होगा, और जिनके पास यहाँ पे उनका दायरा ज़्यादा होगा, जिनके पास उनका जो ना ज्यूरिडिक्शन है ना, ज्यूरिडिक्शन वो ज़्यादा होगा, उन्हीं को क्या बनाएगी, टिकट देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल के केसों में जो पार्टीज में जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं, क्रिमिनल्स क्यों यहाँ पे पार्टी का टिकट ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, पैसा होता है। दूसरा इनका क्या होता है, यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन ज़्यादा होता है। मतलब कि एक बार किसी को धमका देंगे तो उनको वोट दे देंगे, इसीलिए पार्टीज क्या कर अब क्रिमिनल को भी वोट दे दे रही हैं। लास्ट चैलेंज आपका आता है क्या, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। मतलब कि वोटर्स के पास मीनिंगफुल चॉइस कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ एक ही रास्ते के ऊपर हैं। मतलब कि सबका जो यहाँ पे चॉइस है ना सब क्या है, सेम है। जब चॉइस सेम होगा मतलब कि सभी लोग एक ही बारे में बात कर रहे हैं, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो वोटर है ना वो किसको वोट देगा। जब सभी एक ही चीज़ को बात कर रहे हैं तो किसको किसको वोट देगा। यही कि आपका लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे चैलेंजेस समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं सजेशन पे, मतलब कि अब आते हैं रिफॉर्म पे, मतलब कि पार्टीज़ को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं।
द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो उसको अमेंड किया गया ताकि जो एमएलएज होते हैं एमपी होते हैं ना वो अपना पार्टी बदल ना सके। मतलब कि एमएलएज और एमपी को जहाँ पे हम पैसे का फ़ायदा होता है तो पहले पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफेक्शन। और इस अमेंडमेंट का नाम है एंटी डिफेक्शन। क्या नाम है? एंटी डिफेक्शन। Now it is mandatory for the candidates who contest election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। आज के समय में जो कोई भी कैंडिडेट है वो आता है पॉलिटिकल पार्टीज में तो उसका मैंडेटरी है कि वो आके यहाँ पे एक एफिडेविट फाइंड करे। एफिडेविट में उसका डिटेल होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, और यहाँ पे उसके पीछे कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है। तीसरा रीजन यहाँ पे है, तीसरा रिफॉर्म ये हुआ है, तीसरा रीजन है पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए कि नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। पॉलिटिकल पार्टी को नेसेसरी हो गया है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन को होल्ड करे और यहाँ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना उसको यहाँ पे फाइल कर सके, मेंटेन कर सके। उम्मीद करता हूँ यहाँ ये समझ में आ गया होगा पार्टीज को क्यों रिफॉर्म करना चाहिए। पहला रीजन आपका यहाँ पे है कि इलेक्टेड एमएलएज और एमपी जो कि पार्टी चेंज कर ले रहे हैं, इनसे बचने के लिए, इनको चेंज करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। दूसरा रीजन आपका है कि एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। तीसरा रीजन आपका यहाँ पे है कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन को अब नेसेसरी करना पड़ेगा। अब आते हैं, क्वेश्चन आपसे आएगा कि एफर्ट्स बताइए, मतलब कि क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए। मतलब कि सजेशन बताइए, सजेशन। अभी रिफॉर्म हुए नहीं है लेकिन सजेशन बताइए, इसी को हम बोलेंगे एफर्ट। तो पहला सजेशन आपका क्या है कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब कि एक ऐसा लॉ बनाइए जिससे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर है उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जाए, उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाए। दूसरा रीज़न है, दूसरा सजेशन है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट 1/3 टू द वुमेन कैंडिडेट। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि वुमेन को 1/3 टिकट देना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फाउंडिंग ऑफ इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। ये भी मैंडेटरी करना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसके खर्चों को चलाने के लिए पैसा दिया करे, क्योंकि आप देखेंगे ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं जो कि बहुत अमीर नहीं होते हैं, इसीलिए। अब नेक्स्ट आता है आपका देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। और 2 तरीके क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म हो सकते हैं। पहला तरीका आपका है पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज, दिस कैन डन थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। जो लोग हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर करें कि वो पब्लिसिटी और एजिटेशन के प्रति प्रेशर करें पॉलिटिकल पार्टी को। और दूसरा रीजन आपका है जो पॉलिटिकल पार्टी है कैन इम्प्रूव इफ पीपल हु वांट टू चेंज एंड कैन जॉइन political party, it can difficult to reform politics if ordinary citizen do not take part in the simply। मतलब दूसरा रीज़न आपको ये बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इम्प्रूव हो सकती है जब कॉमन पीपल उसमें जाके ज्वाइन होगा, मतलब कि कॉमन पीपल उसमें जाके ज्वाइन होगा तो यहाँ पे जो रिफॉर्म है ना ऑर्डिनरी सिटीजन का वो बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ये था हमारा आज का क्लास, मतलब कि हमने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को ख़त्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आपको होमवर्क है कि आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है इसका। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट